बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। और जनाब वाला लेक्चर नंबर 7 सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स, मेरे ख्याल में हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है ना ये। तो मेरी कोशिश थी, मैंने बड़ी कोशिश की कि तीसरा चैप्टर ख़त्म कर दूं, मगर आखिर में एक ऐसे टॉपिक से आगे जिसके बारे में आई लाइक टू टॉक अबाउट, तो मैंने फिर वो दो टॉपिक्स कम कर दिए हैं। तो आज आज के लेक्चर में हम जो है CIA ट्राइड से शुरू करेंगे और हम रन बुक्स प्ले बुक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो CIA ट्राइड बहुत दफ़ा, आप अगर CCNA सिक्योरिटी पढ़ के आए हैं तो मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। CISSP में भी CIA ट्राइड जो है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, यानी इसके इर्द गिर्द हमारी सिक्योरिटी रन होती है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी से मुराद कि अगर मेरे पास कोई डाटा पड़ा हुआ और उस डाटा को कोई देख ना सके, ठीक है, अगर किसी के हाथ भी आ जाए तो उसको ना देख सके, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। इंक्रिप्शन जो सी है, इंक्रिप्शन हमें कॉन्फिडेंशियलिटी देती है, ठीक हो गया। HTTPS हमें कॉन्फिडेंशियलिटी देता है, ठीक है। HTTPS हमें कॉन्फिडेंशियलिटी देता है। उसके बाद अगली चीज आ जाती है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी ये है कि ए यूजर से जब डाटा चला और वो बी के पास पहुंचा, तो रास्ते में किसी ने चेंज नहीं किया, ठीक है। उसकी सबसे इजी एग्जांपल जो सी है वो चेकसम है, ठीक है। चेकसम है, डिजिटल सिग्नेचर जो से हैं, उसकी एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। नॉन रेपुटेशन टाइप चीजें कि भाई अगर काशिफ ने ये बात की है तो मैं कैसे प्रूफ करूंगा ये काशिफ ने की है, ठीक है। और इंटेग्रिटी मोस्टली ये कि डाटा एक पैकेट में रखा और बी तक पहुंचा और रास्ते में किसी ने मॉडिफाई नहीं किया, या आपके पास कोई चीज पड़ी और उसको किसी ने मॉडिफाई नहीं किया। MD5 हैशेस जिसके बारे में हम बात करते हैं अक्सर, कि हैशेस जो से हैं हमें इंटेग्रिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद तीसरी चीज आ जाती है हमारे पास अवेलेबिलिटी, ठीक है। अवेलेबिलिटी क्या, कि आपके पास एक सर्विसेज है और वो रन हो रही है और जिस टाइम उसकी जरूरत पड़े तो वो रन ही हो रही हो, ठीक है। इस चीज को जो है हम अवेलेबिलिटी के खाते में डाल देते हैं, हम कहते हैं ये अवेलेबिलिटी है। अवेलेबिलिटी के नुकसानदेह क्या, ऑपोजिट क्या चीज है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। अगर मैं किसी सर्विसेज के ऊपर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक करूं तो वो अवेलेबल नहीं रहेगी, कि 24/7 अवेलेबल नहीं है। इंटेग्रिटी के अगेंस्ट क्या, कि कोलिशन हो जाए, कोई बंदा कोई ऐसे दो लेटर सिमिलर लेटर बना ले जिनके हैश वैल्यू सिमिलर हो, ठीक है। इसी तरह कॉन्फिडेंशियलिटी, क्लियर टेक्स्ट उसका ऑपोजिट है, ठीक है, कि आपने उसे कॉन्फिडेंशियल नहीं रखा। तो ये जो तीन चीजें हैं, ये टर्में आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कि अगर आपसे कोई पूछे कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, इंटेग्रिटी क्या है और अवेलेबिलिटी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी आपको इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स आपको कॉन्फिडेंशियलिटी देते हैं, इंटेग्रिटी हैशिंग आपको इंटेग्रिटी देती है, डिजिटल सिग्नेचर्स भी आपको इंटेग्रिटी चेक, नॉन रेपुटेशन टाइप की चीजें, मगर आप उसे डिबेट कर सकते हो। अवेलेबिलिटी के लिए आपको लोड बैलेंसर, हाई अवेलेबिलिटी, प्राइमरी बैकअप साइट्स और इस तरह की चीजें करनी पड़ती हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना आपकी बुक रिस्क एंड रिस्क असेसमेंट की तरफ चले जाती है। रिस्क क्या चीज है, पॉसिबिलिटी दैट समवन विल ब्रेक, ठीक है, समथिंग बैड वुड हैपन, कि अगर आपके घर के अंदर विंडो है, क्या पॉसिबिलिटी है कोई जाता हुआ गली में पत्थर मारेगा। पॉसिबिलिटी डिपेंडिंग कि आप किस मुल्क में, किस मोहल्ले में, किस इलाके में रह रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहां सबके घर जो से शीशे के हैं तो कोई नहीं मारेगा, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे मोहल्ले में रह रहे हैं जहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है शीशे का और लोग भी थोड़े रफ से हैं, तो वो जरूर तोड़ेगा, ठीक है। ये गाड़ी खड़ी हुई होगी तो तोड़ेगा। तो ये सूरत हाल है। तो रिस्क पॉसिबिलिटी समथिंग बैड वुड हैपन, ये आपका रिस्क है। रिस्क असेस कैसे करना होता है, आप इलाके में जाते हैं, आपको पता चल जाता है यहाँ पे शीशा टूटेगा या नहीं, ठीक है। उसके अगेंस्ट ISO, आप सबको पता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बहुत सारे स्टैंडर्ड बनाए हैं। वो पाइप बिछाने के भी स्टैंडर्ड बनाती है, हर चीज के स्टैंडर्ड है, केबलिंग के भी स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। डेटा सेंटर्स के भी स्टैंडर्ड है। उसमें एक स्टैंडर्ड जो सा है बहुत कॉमन, हम ISMS इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर यूज करते हैं, ISO 27001 स्टैंडर्ड, ठीक है। ISMS हैविली फोकस्ड है रिस्क बेस्ड प्लानिंग, कि अगर आपने रिस्क आपने आइडेंटिफाई करना, उसकी बेस पे डिसीजन करना है, ठीक है। अच्छा, रिस्क जब आप सोचते हैं ना, ठीक है, ये मैं आप थोड़ा ऑफ बुक जा रहा हूँ। रिस्क के बारे में जब भी आप सोचते हैं तो आप सोचते हैं रिस्क कोई ऐसी चीज है जो नेगेटिव है। रिस्क पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव रिस्क को आप अवॉइड करते हो या एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है। पॉजिटिव रिस्क को आप एक्सप्लॉइट करते हो, ठीक है। बहरहाल ये टॉपिक हम नहीं डिस्कस कर रहे, ठीक है। ये मैं आपको सीरीज के अंदर ले गया। तो नेगेटिव रिस्क जो से आप उसको अवॉइड करते हो, आप उसको एक्सेप्ट करते हो, आप उसको मिटिगेट कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह मैं गाड़ी चलाता हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरा एक्सीडेंट हुआ तो नुकसान 1,000 से ज्यादा 2,000 का भी हो सकता है, 10,000 का भी हो सकता है, तो मैं उसको जो सा है उसको ट्रांसफर कर देता हूँ और अपनी गाड़ी की या ड्राइविंग इंश्योरेंस ले लेता हूँ। वो मुझे देख के कहते हैं कि यार ये बंदे के पास नो क्लेम बोनस है, कि इसने 5 साल से एक्सीडेंट नहीं किया, तो ये रिस्की ड्राइवर नहीं है, तो इसकी इंश्योरेंस जो सी है 500 पाउंड या 700 पाउंड की कर दो। अगर इसका एक्सीडेंट अभी 6 महीने पहले हुआ है तो इसकी इंश्योरेंस 2,000 पाउंड कर दो, क्योंकि इस पॉसिबिलिटी है इसने दोबारा गाड़ी मारनी है कहीं ना कहीं, ठीक है। सो ये रिस्क असेसमेंट है। तो इसी तरह हम IT वर्ल्ड के अंदर या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वर्ल्ड के अंदर रिस्क असेसमेंट करते हैं।
ठीक है। और उस एक किस्म की उसमें रिस्क असेसमेंट के बारे में हम लोग जो सा है कह सकते हैं कि वल्नरेबिलिटी जो असेसमेंट है वो एक्चुअली रिस्क असेसमेंट ही है हमारी, कि हम तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हैं और कहते हैं यार ये जो सिस्टम्स है इनके ऊपर पैचेस कम से कम इंस्टॉल हुए हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा पैचेस मिसिंग है, तो ये रिस्की सिस्टम्स हैं क्योंकि ये पब्लिकली फेसिंग है। ठीक है। और लाइकलीहुड ऑफ हैविंग दैट अटैक क्या होता है कि अगर उसका उसका जो सा है एक्सप्लॉइट भी अवेलेबल हो। ठीक है। एक टूल है रैपिड 7, वो आपको बताता है, नेसस आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन देता है, क्वालस आपको दे सकता है। ठीक है। इस तरह के बहुत सारे टूल है। इसी तरह एक और स्टैंडर्ड है आईएसओ 3100। ठीक है। जनरल रिस्क असेसमेंट स्टैंडर्ड है। ठीक है। हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू री अचीव ऑब्जेक्टिव लाइक इम्प्रूव द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, कि अगर आपके आपकी कंपनी के अंदर, ये आईटी रिस्क असेसमेंट से बाहर निकल के हम बात कर रहे हैं क्योंकि साइबर रिस्क असेसमेंट का स्टैंडर्ड आईएसओ 27005, मगर इन सब का मकसद जो सा है वो आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करना, कि आपका प्रोजेक्ट रन हो, आपका बिजनेस रन हो विदाउट इंटरेक्टिंग विद द रिस्क, नॉट इंटरेक्टिंग, विदाउट फेसिंग अ रिस्क मैसिव। ठीक है। एक्सेप्टेबल रिस्क को आप यूज कर सकते हो, और डिपेंडिंग आपकी कंपनी की रिस्क एपिटाइट कितनी, कि आपका कंपनी कितने बड़ा रिस्क ले सकती है। और उर्दू आईटी अकेडमी जो सा है वो, एक दिन उर्दू आईटी अकेडमी का सर्वर डाउन रहे तो कोई मसला नहीं है क्योंकि वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई है, कोई मसला नहीं है। अगर ईबे का सर्वर एक दिन के लिए डाउन रहे तो उन्हें लाखों करोड़ों का नुकसान है। ठीक है। तो ये रिस्क एपिटाइट है। उर्दू आईटी अकेडमी एक दिन के लिए सर्वर डाउन कर ले, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं है। सही हो गया। तो ये जो सा है रिस्क से, आप में से जो लोग रिस्क में इंटरेस्टेड हैं तो रिस्क से रिलेटेड एक सर्टिफिकेशन थी सी रिस्क। ठीक है। सर्टिफाइड इन रिस्क एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल, तो ये मैंने पिछले दिन एग्जाम दिया था, तो उसका ये ब्रेन चार्ट है कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हो रिस्क को। ठीक है। एलिमेंट ऑफ रिस्क क्या है, कि रिस्क फैक्टर क्या है, एसेट क्या है, थ्रेट क्या है, वल्नरेबिलिटी क्या है, लाइकलीहुड क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, कि फ्लड आएगा। अगर फ्लड आएगा तो कितनी पॉसिबिलिटी है, पिछले 100 सालों में कितनी दफा इस इलाके में फ्लड आया। ठीक है। अगर आप देखोगे कि यार पिछले सालों में 15 दफा आ चुके हैं, तो फिर आप थोड़ा सा उसके लिए फ्लड डिफेंस सिस्टम या इंश्योरेंस या कुछ भी है। ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ रिस्क, रिस्क कल्चर कैसा है कंपनी का, कंपनी रिस्क को एक्सेप्ट भी करती है नहीं, रिस्क कैपेसिटी कितनी है, एपिटाइट है, टॉलरेंस कितनी है। ठीक है। और फिर मेथड ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन, कि आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, आप वर्कशॉप्स करोगे, इंटरव्यू करोगे, कुछ भी करोगे। ठीक है। इसके लिए बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। उसके बाद जौन सा है आप उस रिस्क को नोटि जो आपने रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं उन्हें रजिस्टर में डाल दोगे। उसके बाद उन रिस्क को असेस करोगे कि यार ये रिस्क वाकई जो इतने हमने आइडेंटिफाई किए हैं ये क्रिटिकल रिस्क है, हाई रिस्क है या लो रिस्क है। अगर कोई हाई रिस्क है तो क्या हम उन रिस्क को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं तो उसको किस किस तरह एक्सेप्ट कर सकते हैं। अच्छा, हम फायरवॉल लगा लेंगे, हम एंटीवायरस इंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद हम रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट बना देते हैं, वो मैनेजमेंट को दे देती है। और रिस्क रिस्पांस मिटिगेशन के भाई हमने ये जो एंटीवायरस इंस्टॉल करने का और 5 लाख की फायरवॉल लगाने का और 15 लाख का एंड पॉइंट प्रोटेक्शन लेने का जो सोल्यूशन बनाया, वो बिजनेस ने एक्सेप्ट भी किया है कि नहीं। अगर बिजनेस एक्सेप्ट कर लेती है तो बिजनेस केस बनाते हैं और फिर उसके बाद कंट्रोल हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं और उस कंट्रोल को मॉनिटर करते रहते हैं। ठीक है ना। क्योंकि केपीआईज और केआरआईज की रिस्क इंडिकेटर्स और केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के गोल अचीव हुए हैं या नहीं, ट्रेंड कैसे जा रहे हैं, कि हाँ हमें फिशिंग अटैक्स आ रहे हैं, हम इतने फिशिंग अटैक ब्लॉक कर रहे हैं और ये फायदा हमें वैल्यू आउट ऑफ ओवर फिशिंग स्पैम फिल्टर की मिल रही है। ठीक है। क्योंकि इस चीज़ की ज़रूरत आपकी आपकी टीम का जो हेड होगा या आपके जो सीसो होगा उसके कंधों पे होगी, कि उसने जो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर जो ये इतना बड़ा बनाया हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जस्टिफिकेशन तो देनी है ना। ये 5 6 7 8 या 10 लोग, जितने भी लोग आपके सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में बैठे हुए हैं, उनकी जस्टिफिकेशन तो देगा ना भाई यार ये इनका फायदा क्या है मुझे। ठीक है। इनका फायदा कंपनी को ये है कि आपके जो रिस्क आते हैं या आपके जो अटैक्स आते हैं उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं ये लोग, इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं और यूजर को ट्रेन करते हैं और ब्ला 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 जो भी स्टोरी है। ठीक है। अच्छा, अब रिस्क एंड रिस्क असेसमेंट के अंदर एक और चीज है रिस्क ऑफ वल्नरेबिलिटीज। ज्यादा हमने वल्नरेबिलिटी के विंडोज 10 के जो पैचेस हैं वो पिछले 1 साल से इंस्टॉल ही नहीं हुए हुए। ठीक है। तो उसके लिए हर पैच ट्यूसडे का आपको पता है कि हर महीने की सेकंड ट्यूसडे को ट्यूसडे, ये ट्यूसडे लिखा है मैंने, माने या ना माने, तो माइक्रोसॉफ्ट पैच रिलीज करती है, उसे हम पैच ट्यूसडे कहते हैं। ठीक है। तो अब पैच ट्यूसडे के बाद आपको याद है वो सीवीई, माइक्रोसॉफ्ट को पता चला यार एक वल्नरेबिलिटी आई इंटरनेट एक्सप्लोरर में, माइक्रोसॉफ्ट ने वो सीवीई नंबर ले लिया 2018-016। ठीक है। 2018 की 16वीं वल्नरेबिलिटी है और ये माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर की है। ये मैं सही नहीं बता रहा, ये मैंने वैसे ही नंबर पुल अप किया। अब इसके आगे ना एक नंबर लिखा होगा CVSS 8.0। 8.0 का मतलब ये वल्नरेबिलिटी जो सी है बड़ी रिस्की है, ये रिस्क स्कोरिंग है।
ठीक है। और ये जो रिस्क स्कोर है ये बताता है कि यार ये वल्नरेबिलिटी कितनी क्रिटिकल है, मीडियम है, हाई है, लो है या क्रिटिकल है। सीवीएसएस के बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। दिस इज द टॉपिक आई आई लाइक टू टॉक अबाउट। तो उसमें हम बेस टेम्परल और एनवायरमेंटल मेट्रिक डाल के किस तरह स्कोर बनाते हैं, वो अलग स्कोर है। मगर सीवीएसएस कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम भी आपके रिस्क स्कोर बताता है कि यार ये जो वल्नरेबिलिटी है ना ये हाई रिस्क है, लो रिस्क है, हम इसको साथ खेलेंगे भी, प्ले भी करेंगे। आपकी बुक ने इतनी डिटेल में डिस्कस किया, मगर आई वुड लव टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि ये एक अच्छा स्कोरिंग सिस्टम है जिसके जरिए आप आइडेंटिफाई करते हैं कि रिस्क कितना क्रिटिकल है या नहीं। ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है, उसके बाद आज आज आप देख रहे हैं हम बहुत स्पीड से टॉपिक्स पे से जंप कर रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। सीआईए, रिस्क एंड रिस्क असेसमेंट, उसके बाद पीआईआई, ठीक है, पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, और पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन पीएचआई। पीआईआई जो है ना ये यूरोप के अंदर तो बहुत बड़ा हुआ है, अमेरिका में थोड़ा कम है, एशिया भी इज इमर्जिंग टूवर्ड्स इट। कि पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके जरिए मैं किसी बंदे को आइडेंटिफाई कर सकूं। वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वो आपका बैंक अकाउंट हो सकता है, वो आपका ईमेल एड्रेस हो सकता है, वो आपका फर्स्ट एंड लास्ट नेम और एज हो सकती है, वो आपका आईपी एड्रेस हो सकता है। ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो सी हैं ये पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन होती हैं। ठीक है। तो यूके के अंदर एक लॉ होता था विच इज कॉल्ड डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है। अब यूरोप ने उस डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना वो इतना अच्छा, इतना इतना स्ट्रॉन्ग और इतना पावरफुल नहीं था। जर्मनी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन के लिए। उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जर्मनी के अंदर आप अगर गूगल मैप देखेंगे तो गूगल मैप नहीं है आपके पास उधर वहां पे। उसकी वजह यह है कि जर्मनी कहता है कि जब तुम गूगल मैप में किसी घर की पिक्चर ले लो तो उस घर से रिटर्न अप्रूवल लेनी है, उसके बगैर नहीं है। यूके के अंदर थोड़ा मीडियोकर अप्रोच है कि अगर किसी बंदे की शक्ल या गाड़ी का नंबर आ रहा है तो नंबर प्लेट नजर नहीं आएगी। अब यही यही इमेजेस उठा के पाकिस्तान, इंडिया या बाकी कंट्रीज में इंप्लीमेंट करके देखो, बंदे की शक्ल भी आ रही है, उसकी गाड़ी के नंबर प्लेट भी आ रहा है, हर चीज आप डिस्प्ले कर रहे हो। ठीक है। तो विच इज नॉट करेक्ट अप्रोच। तो जर्मनी वाला भी थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस कंट्री में बैठे हैं। तो बीइंग अ सॉक एनालिस्ट आपको इन चीजों का पता होना चाहिए, पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है। और उसके अगेंस्ट रेगुलेशन है, लाइक जीडीपीआर इज मोस्ट फेमस रेगुलेशन, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन आ रहा है। इसी तरह हिपा अमेरिका के अंदर यूज होता है, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। तो जो पर्सनल इंफॉर्मेशन जब आप इकट्ठे कर रहे हो एज अ कंपनी, आप इकट्ठी कर रहे हो लोगों के बारे में, तो दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल। सिक्योरिटी के लोगों को बहुत शौक है लोगों की तमाम इंटरनेट ब्राउजिंग, तमाम उनके जी पैकेट डिक्रिप्ट करने की और तमाम यूजर नेम पासवर्ड इकट्ठे करने का हमें बड़ा शौक है। मैं जब आप वो डाटा को अपने पास रखते हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है जीडीपीआर की या डाटा प्रोटेक्शन एक्ट की। गो कि आप अपने स्टाफ के बारे में इकट्ठे कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी लेजिस्लेशंस है। उसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये हम थोड़ा सा बियॉन्ड द स्कोप जा रहे हैं कि जीडीपीआर एक ऐसा रेगुलेशन आया यूरोप के अंदर जिसके 12 स्टेप है कि आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप किस किस्म का डाटा होल्ड कर रहे हो, इंफॉर्मेशन कौन सी होल्ड कर रहे हो, प्राइवेसी ऑफ इंफॉर्मेशन आप यूजर को बताओगे कि उसका हम इस तरह का डाटा हम स्टोर कर रहे हैं, हम और हम इस डाटा को इस मकसद के लिए यूज करेंगे। ठीक है। और उस बंदे के फिर इंडिविजुअल राइट हैं, सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट है कि यूजर जो सा है कभी भी, ये तमाम कंट्री है जहां पे ये इंप्लीमेंट होगा। ठीक है। ये जो डार्क कलर में कि सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट ये है कि आपके पास को प्रोसीजर होना चाहिए कि आप उसे कहो कि आप फेसबुक को ईमेल करो और कहो कि भैया मैं यूरोपियन सिटीजन हूँ, आप मुझे बताओ कि मेरा कितना डाटा आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है। और इसमें राइट टू बी फॉरगॉटन भी है, आप उसे कह सकते हो कि मेरे बारे में सारा डाटा डिलीट कर दो। इसके अंदर फिर बहुत सारी स्टोरी है। लॉफुल बेसिस ऑफ प्रोसेसिंग द पर्सनल डाटा, कि आप लॉफुली किस तरह प्रोसेस कर सकते हो, कि आपने अगर डाटा रखा हुआ है तो उसको कितना सिक्योर रखना है। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आपकी कंपनी कंप्रोमाइज होगी और बहुत सारा डाटा लीक हो गया तो आपको बहुत मैसिव फाइन पड़ सकता है। ठीक है। फिर कंसेंट, कि यूजर जो सा है वो जो टिक बॉक्स आप सिलेक्ट करते हो ना, वो टिक बॉक्स बहुत लाजमी हो गया अब। ठीक है। और चिल्ड्रन का डाटा, कि अगर आप बच्चों का कोई डाटा इकट्ठा कर रहे हो तो उनके गार्डियंस की कंसेंट लेनी है। उसके अंदर मैं मजे की बात बताता हूँ, अगर आपके पास फेसबुक का अकाउंट हो और वो अकाउंट 13 साल के बच्चे का हो तो फेसबुक आपको एड्स नहीं दिखाता। इसी तरह डाटा ब्रीच की, अगर आपकी कंपनी हैक होगी और कोई डाटा लीक आउट हो गया, जैसे 5 GB का डाटा लीक आउट हो गया और उसमें सब लोगों के ईमेल एड्रेसेस थे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ थी, और आपको वो पता चला तो आपने आईसीओ, ये जो नाम पूरा कंप्लीट नहीं आ रहा है, इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफिस जो सा है, अगर आप यूके में बैठे हुए हैं तो आपको आईसीओ को नोटिफाई करना होगा। अगर आप एशिया में बैठे हैं तो आपके लिए कोई मसला नहीं है, मगर मेरे ख्याल में अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री के साथ डील कर रहे हैं तो आप सब लोगों की आईसीओ की ट्रेनिंग होगी, जीडीपीआर की ट्रेनिंग होगी। ये 28 मई 2018 को लागू हो रहा है ये लॉ। ठीक है। फिर उसके बाद डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर कंपनीज के अंदर एक हायर हो रहे हैं। ठीक है। और फिर इंटरनेशनल जो सा डाटा आपका पड़ा हुआ है क्रॉस ईयू बॉर्डर नहीं होना चाहिए।
ठीक है, और आर्टिकल 29 ऑफ वर्किंग पार्टीज, और प्राइवेसी इंपैक्ट असेसमेंट, और सारा कुछ है कि कंपनी के अंदर कोई भी अगर प्रोजेक्ट होगा तो उसका पीआईए प्रोसेस होगा। ठीक है, प्राइवेसी इंपैक्ट असेसमेंट के इस प्रोजेक्ट के अंदर हम कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन इकट्ठी तो नहीं कर रहे, अगर कर रहे हैं तो किस किस्म की और कैसे उसे होल्ड कर रहे हैं, क्या हम उसे सिक्योर रख रहे हैं या नहीं, और क्या हमने यूजर को बताया हुआ है कि हम तुम्हारी ये इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं और हम इस मकसद के लिए उसे यूज करेंगे। ठीक है ना। तो जिस तरह उर्दू आईटी अकेडमी कहती है आप अपने तमाम ईमेल एड्रेस हमें जमा करा दो, और फिर हम उसमें नीचे टर्म्स एंड कंडीशन बताते हैं, हम इस ईमेल एड्रेस के जरिए सिर्फ आपको कांटेक्ट करेंगे, इसके अलावा हम उस ईमेल एड्रेस का कोई यूजेज नहीं करेंगे, और कल को हम वो ईमेल एड्रेस उठा के किसी को बेच दें तो वी वुड बी इन ब्रीच ऑफ जीडीपीआर लेजिस्लेशन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक सिक्योरिटी प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल आता है जिसे अक्सर लोग सॉड बोलते हैं, एसओडी, सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज। सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज क्या है? सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज ये है कि जो क्रिटिकल टास्क हैं वो हम एक बंदे को नहीं देते, हम एक बंदे की जिम्मेदारी पे लगाते ही नहीं है कि वो एक काम करे, क्योंकि जिससे फॉर एग्जांपल आपने अगर पुराना जमाना, अब तो नया जमाना बहुत चेंज हो गया है, पुराने जमाने में अगर आपके पास कभी चेक हुआ हो और आप उस चेक को लेके बैंक में गए हो और आपने उस चेक के ऊपर साइन किए हो, तो वो जो बंदा जो आपके चेक पे साइन देखता है वो वेरीफाई करता है, वेरीफाई करने के बाद एक दूसरे बंदे को देता है, वो भी वेरीफाई करता है कि ये सिग्नेचर ठीक है, फिर आपका चेक कैश होता है। ये जो प्रोसेस है इस कॉल्ड सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज। ठीक है, ये सब मेरीन के साथ टॉर्पीडो मैंने क्यों लगाया हुआ उसकी एग्जांपल मैं इसलिए देता हूँ कि सब मेरीन के अंदर जो है अगर किसी ने कुछ चीज फायर करनी है, या जिस तरह हम न्यूक्लियर मूवीज के अंदर देखते हैं न्यूक्लियर वेपन फायर करना होता है, तो एक बंदा की लगाता है, फिर दूसरा बंदा की लगाता है, फिर दोनों की टर्न करते हैं, फिर बटन ऑन होता है, फिर आप उसको प्रेस कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज। कंपनीज के अंदर बहुत सारे हाई सेंसिटिव जो टास्क होते हैं या इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं उसमें सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कि एक बंदा जो बहुत पावरफुल रोल अदा कर रहा है, किरदार अदा कर रहा है, उसकी उसका कोई चेक एंड बैलेंस है या नहीं। ठीक है, मैं बैंक में काम करता था, तो बैंक में एक पॉलिसी होती थी विच इज कॉल्ड मैंडेटरी लीव, जो आप 2 हफ्ते की लीव इकट्ठी लेते थे और आपकी जगह कोई और बंदा काम करता था, कि अगर आपने खुदा ना खासा कोई घपला किया हुआ है तो वो वहां पकड़ा जाए। ठीक हो गया। तो ये दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज। उसके बाद आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस। अगर आप ये तस्वीर देखें और आपने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया तो मैं आपको मदद कर दे, तो ये एवरीवन है। आपको सिर्फ ऐसी प्रिविलेजेस दी जाएं जिससे आपकी जॉब हो सके। ठीक है, क्या हर बंदे को अपने सिस्टम के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर होने की जरूरत है? अगर आपकी कंपनी में जरूरत नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं है, अगर जरूरत है तो फिर आप करें। ठीक है, वरना क्या हर बंदे को राइट्स हासिल हैं कि वो हर जगह जाके फाइल इंस्टॉल कर ले, सिस्टम इंस्टॉल कर ले, एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉल कर ले? हाँ या ना, ये आपने वर्कआउट करना है आपकी कंपनी प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज, सिक्योरिटी पॉलिसीज के हिसाब से, कि हर बंदा जो सा है वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होना चाहिए अपने सिस्टम का। गो कि ये बहुत मुश्किल काम है, मगर ये एब्सोल्युटली दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू डू। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस। अगर किसी बंदे को पावर यूजर से काम चलता है, उसे डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर बनाने की, एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप उसे बताओगे, बना दोगे, और खुदा ना खास्ता उसको उसका अकाउंट कंप्रोमाइज हो गया, तो फिर आपका बड़ा काम खराब हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, 24/7 ऑपरेशंस। ठीक है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, क्योंकि हम बात ही सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की इसलिए करें क्योंकि आपने जॉब ही वहां पे करनी है आपकी, और इसके अलावा कहीं जॉब नहीं है सीसीएनए साइबर ऑप करके। ठीक है, तो कोई दुआ करे सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर ज्यादा से ज्यादा बने, बड़ी स्पीड से बन रहे हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर क्या है जी? 24/7 एक ऑपरेशन है। सॉक के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसने कितने आधे पेज पे लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो इसमें मैंने बहुत सारी चीजें ऐड करती हैं कि सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर डिपेंडिंग अपॉन द कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन 24/7 हो सकता है। फॉलो द सन टाइप की अप्रोच हो सकती है, कि फॉलो द सन से मुराद कि एक फिलीपींस में या एशिया में कहीं बनाया हुआ है, कि यूरोप में बनाया हुआ है, कि अमेरिका में बनाया हुआ है, तो फॉलो द सन 24/7 कवर कर लेता है उसे। ठीक है, हाउ यू कैन डिटेक्ट अ कंप्रोमाइज इन द टाइमली मैनर, कि आप अपने आपकी कंपनी में अगर कोई कंप्रोमाइज हो गया तो आप टाइमली मैनर में कितना जल्दी उस चीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। हाउ टू ट्रियाज कंप्रोमाइज, कि अगर कोई कंप्रोमाइज हो गया तो आपने उसे ट्रियाज कैसे करना है। ट्रियाज से मुराद उसको देखना, एनालाइज करना, समझना, आइडेंटिफाई करना कि यार ये फॉल्स पॉजिटिव तो नहीं है, अगर ये है तो कितना क्रिटिकल है। ठीक है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द कंप्रोमाइज, कि अगर ये कंप्रोमाइज हो गया तो कितना बड़ा इम्पैक्ट है। क्या किसी का पीसी कंप्रोमाइज हो गया? अगर एक स्टैंडर्ड बंदे का जो आपकी कंपनी में से फॉर एग्जांपल रिसेप्शनिस्ट है, उसका पीसी कंप्रोमाइज हो गया, और आपके सीईओ का पीसी कंप्रोमाइज हो गया, या अपने फाइनेंस या एचआर के बंदे का पीसी कंप्रोमाइज हो गया, तो सारों के रिस्क रेटिंग जो है डिफरेंट है।
ठीक है। हु इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ डिटेक्टिंग एंड मिटिगेटिंग दिस रिस्क, कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके लिए जो सा ये रेसी चार्ट होता है, ठीक है। रेसी होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, कंसल्टेड, अकाउंटेबल एंड कंसल्टेड एंड इन्फॉर्म, कि आपके पास एक चार्ट होता है जिसमें बताया जाता है कि अगर कोई इंसिडेंट हो गया तो उसको आइडेंटिफाई करना किसकी जिम्मेदारी है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की। उसको ट्रियाज करना किसकी जिम्मेदारी है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की। उसको उसको नोटिफाई करना किसकी जिम्मेदारी है, हेड ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की। उसको उसको जब रिपोर्ट करेंगे तो कंसल्टिंग किसकी है जी, सीसो की जिम्मेदारी है कि सीसो कंसल्ट किया जाएगा, ठीक है। ये देसी चार्ट होता है। इट्स टू मैनेजेरियल टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि बीइंग अ सिक्योरिटी एनालिस्ट आपको इससे वास्ता पड़ेगा, मगर आपकी जिम्मेदारी नहीं होगी कि ये बनाना, ठीक है। ये नॉर्मली मैनेजेरियल टीम बना रही होती है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स चार्ट, मुझे एक दो दफा बनाने का मौका मिला इंसिडेंट रिस्पॉन्स से रिलेटेड। हर बंदा जो सा है वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता है, मगर इट्स रियली हार्ड टू एक्सप्लेन टू एवरीवन कि भाई यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब क्या है, और इन्फॉर्म्ड, और हर बंदा चाहता है मुझे इन्फॉर्म किया जाए इस सिलसिले से रिलेटेड, ठीक है। सो हाउ टू ऑपरेट एन इफेक्टिव सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। सबसे पहले अगर आपने कभी भी अपनी कंपनी में सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर बनाना है, ये आप लोगों के लिए नहीं, ये सीसो के लिए लेक्चर हो गया, ठीक है, कि मैनेजमेंट की अप्रूवल एंड स्पॉन्सरशिप इज द की थिंग, कि अगर आपकी मैनेजमेंट ने अप्रूव नहीं किया तो फिर ये सॉक नहीं चलेगी, ठीक है। तो आप जब किसी सॉक में काम करेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये सॉक कितनी पावरफुल है, ठीक है। सॉक इज अ प्रोग्राम नॉट अ प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट नहीं है कि आज शुरू हुआ ये 6 महीने के बाद बंद हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोग्राम है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस प्रोग्राम है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, मेट्रिक्स हैं इसके, ठीक है। मेट्रिक्स मैंने आगे लिखे हुए हैं। इफेक्टिव टीम, आपके पास एक अच्छी टीम होनी चाहिए और नॉलेजेबल टीम होनी चाहिए। अगर नॉलेजेबल टीम नहीं है तो आपको ग्रो करनी पड़ेगी। ट्रस्ट मी, दीज सिक्योरिटी एनालिस्ट आर रियली रियली हार्ड टू गेट बाय, ठीक है। बल्कि मेरे एक दोस्त है, उस वो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में काम करता है, वो लोग मुझे बता रहे थे, यहाँ मैंने बीबीसी पे भी एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, ये जो ऑटिस्टिक लोग हैं ना, ऑटिस्टिक जिन्हें ऑटिज्म होता है, ये इन लोगों के साथ मसला ये होता है कि ये अपनी बात जो है बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते, दे लैक वर्ड्स, ठीक है। इन्हें बात करना मुश्किल होता है, ठीक है। इसके ऊपर एक वो एपिसोड भी, टीवी सीरीज भी बनी हुई है, द गुड डॉक्टर, ठीक है। तो उन लोगों ने ना, मगर दे आर रियली गुड, रियली रियली गुड एट आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स। तो ये वो लड़के ना, उनकी कंपनी ने ट्राई किया कि हम इन्हें सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में रखें। तो दे वर वेरी बैड एट कम्युनिकेटिंग, उन्हें बात करने का कोई तरीकेकार नहीं पता था, क्योंकि वो बात नहीं कर सकते थे। मगर वो लोग जो उनसे हैं बहुत अच्छे होते थे पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने के, एबनॉर्मेलिटी। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा एक दोस्त है, उसकी मिसेज जो सी है वो काम करती हैं स्पेशल नीड बच्चों के साथ। तो एक दिन वो यूं ही बैठे हुए बच्चों के साथ एक्टिविटी कर रहे थे अराउंड क्रिसमस, तो उन्होंने पूछा, अच्छा मुझे बताओ जी, 2019 के जो 25 दिसंबर है उस पे कौन सा दिन होगा। तो उनमें से एक बच्चा हुआ उठा, उसने कहा वेनसडे। दे आर सो गुड एट दिस टाइप ऑफ थिंग, कि अगर उनके पास एक कैपेबिलिटी कम है तो उनके पास जो सी दूसरी कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी हैं, तो दे आर, वो बहुत वो बहुत एक्टिवली जो से है ना, उनका ब्रेन बड़े डिफरेंट तरीके से काम करता है, डिफरेंट तरीके से वायर्ड हुआ होता है। दे आर वेरी गुड एट आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, ठीक है। तो एनीवे, आपके पास इफेक्टिव टीम होनी चाहिए, एक्सेस टू द डाटा एंड सिस्टम। आपके पास सिस्टम पे भी एक्सेस होनी चाहिए, आपको लॉग्स चाहिए, आपने एनालाइज करना है, आपने अलर्ट से एनालाइज करनी है। ये ना हो कि आपकी सर्वर्स की टीम आपको कहे चल भाग जा यहाँ से, हम नहीं देते तुझे एक्सेस, ठीक है। तो आपको मैनेजरियल अप्रूवल होनी चाहिए, और प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए, और बजट होने चाहिए, ठीक है। ये जो है ना, ये जो डायग्राम है, ये मैंने निस्ट की डॉक्यूमेंट से इंसिडेंट रिस्पॉन्स के लिए ली थी, कि ये प्रेपरेशन फेज है, कि आपके पास सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर होना चाहिए, आपके पास पॉलिसीज होनी चाहिए, आपके पास बजट होने चाहिए। फिर उसके बाद आप उसको डिटेक्ट करेंगे कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट को, और उसके बाद कंटेन एंड इरेडिकेट करेंगे, पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी करेंगे, फिर दोबारा प्रिपरेशन में चले जाएंगे, ठीक है। ये इंसिडेंट रिस्पॉन्स साइकिल एक्चुअली। अच्छा, रन बुक ऑटोमेशन। अच्छा, रन बुक, प्ले बुक, इंसिडेंट रिस्पॉन्स रन बुक या प्ले बुक, कुछ भी चीज यूज हो सकती है। एक ये है क्या रन बुक? रन बुक एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है, ठीक है। कोई ऐसा प्रोसेस जो आप बहुत दफा कर रहे हैं, ठीक है, बहुत दफा कर रहे हैं, और आपने उसके बारे में ना एक डॉक्यूमेंट लिखना है, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट ऑटोमेशन अभी निकाल दें, ऑटोमेशन का वक्त वर्ड निकाल दें आप इसके अंदर से, ठीक है। तो आपने एक प्रोसेस लिखना है कि अच्छा, अगर आपके पास फिशिंग अटैक आया तो आपने ईमेल का हेडर रिसीव करना है, ईमेल हेडर के अंदर से देखना है कि वो किस पाथ से आया है, और फिर देखना है कि वो स्पैम फिल्टर में हिट हुआ, स्पैम फिल्टर ने कोई अलर्ट नहीं जनरेट की, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये किस आईपी एड्रेस से आया, क्या वो आईपी एड्रेस ब्लैकलिस्ट हुए हुए हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके अंदर कोई यूआरएल है तो यूआरएल को सैंडबॉक्स के अंदर भेज दें, सैंडबॉक्स के अंदर चला के देखें कि वो यूआरएल सही है या नहीं, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस एंड फ्लो है, ठीक है। इस चीज को हम कहते हैं प्लेबुक,
ठीक है, ये सॉर्ट ऑफ इंटरचेंजेबली है, इसमें थोड़े से आर्गुमेंट भी बन सकता है कि यार ये प्ले बुक सही वर्ड है या रन बुक सही वर्ड है, बट एट दिस स्टेज हम इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करेंगे। ठीक है, एक रिटन गाइडेंस है कि हाउ टू आइडेंटिफाई, कंटेन, इरेडिकेट एंड रिकवर फ्रॉम अ साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट। ठीक है, इंसिडेंट रिस्पांस प्लान क्या इसका पार्ट है? नहीं, इंसिडेंट रिस्पांस प्लान इसका पार्ट नहीं है। इंसिडेंट रिस्पांस प्लान एक हायर लेवल डॉक्यूमेंट है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, अच्छा अब उसके अंदर ना बहुत सारी कंपनीज इस टाइम जो से हैं टूल्स बना रही हैं जो ऑटोमेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर रन बुक ऑटोमेशन में एक टूल है रन डेक। रनडेक लिनक्स बेस्ड टूल है, ओपन सोर्स टाइप का टूल है, तो आप इसके ऊपर ऑटोमेशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल, ये बिजनेस के, अब मैंने आपके सामने एक केस बनाया हुआ है। ये जो डायग्राम है ना, ये मैंने एक कंपनी से उठाई हुई है, और इस डायग्राम को हम समझेंगे कि ऑटोमेशन क्या है। फिर इसी तरह सिस्को वर्कफ्लो ऑटोमेशन है जो सिस्को ने अपनी बुक में मेंशन की हुई है, विच इज सुपर रबिश। ठीक है, फिर इसके बाद सेटिसनेट है। सेटिसनेट जो सा है ना, और ये फैंटम, ये दोनों कंपनीज मुझे बहुत पसंद है विद रिगार्ड्स टू ऑटोमेशन। मैंने प्रैक्टिकली इनकी 3-4 कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की हुई हैं, मैंने इनके टूल का डेमो भी लिया हुआ है, मगर प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैंने इसको अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि यू नीड टू हैव अ वेरी वेरी मेच्योर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर प्रोसेस इन ऑर्डर टू रन एन ऑटोमेशन। ठीक है ना, क्योंकि सिक्योरिटी में हर चीज को ऑटोमेट करना बहुत मुश्किल है, तो इसमें एक मैंने बिजनेस केस दिखाया हुआ है। ठीक है, सो हुआ क्या कि आपके पास जो से हैं ये अलार्म डिटेक्शन सिस्टम ने कोई अलार्म डिटेक्ट किया, वो एंटीवायरस की अलर्ट हो सकती है। आपने उस अलार्म को अब ट्रियाज स्टेज में लिया है। ठीक है, बिजनेस इंटरेक्शन के बिजनेस ने देखा कि यार कोई मसला तो नहीं है, एसेट इंफॉर्मेशन ने देखा ये सिक्योरिटी का कॉन्टेक्स्ट है, हम इस जगह बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारा फ्लो ये है। ठीक है, कि भाई अगर एक अलर्ट आई है एंटीवायरस से, तो वो क्या है? ठीक है, क्या वो फाइल जो सी है वो फाइल का MD5 है हमारे पास? हम सर्च करके देखेंगे, हम ये देखेंगे कि इस एंड पॉइंट पे और कोई अलर्ट तो नहीं आई। हम ये देखेंगे इस एंड पॉइंट ने आउटसाइड जितने कनेक्शन बनाए हैं वो कैसे हैं। ठीक है, फिर थ्रेट इंटेलिजेंस लुकअप देखेंगे कि यार जो वो आउटबाउंड उसने कनेक्शन बनाया वो किसी ऐसे IP एड्रेस पे तो नहीं बनाए जो ऑलरेडी किसी कमांड एंड कंट्रोल का पार्ट है। ठीक है, और कोई और इसके ऊपर अंदर कोई पैचेस की सिचुएशन क्या थी, उसकी बेसिस पे हम जो सा है रेटिंग डिफाइन करेंगे कि रिस्क की। ठीक है, और जब हम इसे आगे चले जाएंगे फिर हम उस चीज़ को ऑटोमेट कर सकते हैं। अब हम उस पीसी को क्वारंटीन कर सकते हैं कि वो अब नेटवर्क से बात ना करे जब तक कोई और बंदा इस पे वर्कआउट कर रहा है। हम उस पे फोरेंसिक्स प्रोसेस रन कर सकते हैं, हम उस पे नोटिफिकेशन अलर्ट जनरेट करवा सकते हैं, हम उससे टिकट जनरेट करवा सकते हैं, हम उसके अंदर कोई रेमिडिएशन स्टेफ यानी उसको हेल्प डेस्क को भिजवा देते हैं, हम उसे कहते हैं कि क्लीन अप कर दो। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये हम ऑटोमेट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें हम ऑटोमेट कर सकते हैं, हर चीज़ ऑटोमेट नहीं होती। अगर हर चीज़ ऑटोमेट हो जाए तो फिर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर CCNA साइबर पढ़ाने की जरूरत नहीं, फिर वो टूल ही लगा दो, काम कर लेगा। ठीक है, तो अब KPIs टू मेजर द इफेक्टिवनेस। ठीक है, कि ये जो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में जब ये इस तरह की रन बुक्स वगैरह डाल देते हैं तो कौन कौन से KPIs आप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, KPIs क्या होता है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि कितना अच्छा ये सिस्टम काम कर रहा है। तो मीन टाइम टू रिपेयर, कि अगर कोई चीज़ डिफेक्टेड होगी या फायरवॉल के अंदर कोई ब्लॉक आ गया या कोई और इशू आ गया, कितनी जल्दी हमने उसको रिपेयर किया। मीन टाइम बिटवीन अ फेलियर, के अगर एक इंसिडेंट्स, ठीक है, टाइम टू रिकवर फ्रॉम अ सिक्योरिटी इंसिडेंट। ऑटोमेशन है, क्योंकि बहुत मेच्योर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स के अंदर ये ऑटोमेशन यूज होगी, हर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के अंदर ऑटोमेशन नहीं होगी। आई वुड बेट कि अगर दुनिया में 100 सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है ना, तो आखिरी जो 10 है ना वो ये ऑटोमेशन यूज कर रहे हैं। हर ऑटोमेशन यूज नहीं कर रहा, हर एक ने खरीदी होगी मगर ऑटोमेशन यूज नहीं हो रही होगी। ठीक है, ओपन एंड क्लोज इंसिडेंट, कितने इंसिडेंट ओपन एंड क्लोज, एंड टाइम टू रिस्पॉन्ड टू द इंसिडेंट, के इंसिडेंट को रिस्पॉन्ड करने में कितना टाइम लगता है। ये तमाम पैरामीटर्स या इंडिकेटर्स हैं जो डिफाइन करते हैं आप किस तरह अपने नेटवर्क को, अपने सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर को आइडेंटिफाई करते हैं, कितना मेच्योर है आपका सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। ठीक है, अगर एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है जो एक इंसिडेंट के अलर्ट आने के बाद जो उनसे 5 दिनों में रिप्लाई करता है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर नीड टू बी क्विक। ठीक है, और अब 5 सेकंड्स के, 5 मिनट के अंदर से लेके 5 दिनों के अंदर के रिप्लाई के अंदर ये हेल्प डेस्क की टिकटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, अगर कोई रैंसमवेयर आया है तो आपके पास इमीडिएट रिस्पांस टाइम होना चाहिए कि आप अनप्लग करें, क्वारंटीन करें, आइडेंटिफाई करें। ठीक है, यू नीड टू हैव अ टूल्स टू आइडेंटिफाई इट फर्स्ट। तो ये एक URL है, ये इट्स रियली गुड, सॉक ऑटोमेशन, ये इसी टूल का URL है। इस कंपनी का नाम है सेटिसनेट। ठीक है, सेटिसनेट पे जाएंगे तो नहीं मिलेगा, मगर जब आप सॉक ऑटोमेशन पे जाएंगे तो यही सारे इमेजेस मिलेंगे, और इसमें थोड़ा सा और लर्निंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। मगर आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू गेट इनटू दिस ऑटोमेशन फर्स्ट, जस्ट गेट योर हेड अराउंड, कि आपको समझ आ जाए कि यार ये
सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है कहाँ और मैं कहाँ बैठता हूँ उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर रन बुक ऑटोमेशन है। लाइक रन बुक ऑटोमेशन के लिए आपके पास जो सा थ्रेट इंटेलिजेंस भी आ रही होनी चाहिए, सर्वर से डाटा भी आ रहा होना चाहिए, बिग डाटा भी होना चाहिए, नेटवर्क स्कैन भी होना चाहिए, पैचेस भी होना चाहिए, लॉग्स भी आनी चाहिए। जब ये सारा कुछ आ रहा है तो अब आप देख सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? विंडोज प्लेटफॉर्म है और ये सिक्योरिटी मैनेजर है, ठीक है। तो एक अलर्ट आई, मेलवेयर अलर्ट आई सिम से, ठीक है, एंटीवायरस एंड पॉइंट प्रोटेक्शन ने सिम जनरेट किया, इन्वेस्टिगेट एंड रिसर्च। अब ये क्या करेगा? आपका ये जो ऑटोमेशन टूल है ये क्या करेगा? ये अलर्ट देखी, इसकी MD5 देखा, थ्रेट इंटेलिजेंस में से कंपेयर किया, इसका सोर्स IP एड्रेस देखा, थ्रेट इंटेलिजेंस में से रिपेयर किया, उससे अगले 5 मिनट के डेस्टिनेशन होस्ट देखे और उनको थ्रेट इंटेलिजेंस से कंपेयर किया, इस सिस्टम का वल्नरेबिलिटी स्कैन देखा, इसकी पैचिंग देखी, कौन कौन से पैचेस मिसिंग है वो देखे। दैट्स इट, ये ऑटोमेटेड टास्क हो गया, ठीक है। बजाय इसके कोई बंदा मैनुअली जाके 5 जगहों पे देखता है, ये ऑटोमेटेड टास्क हो गया। escalate escalate and inform Windows team to on the finding। Windows की टीम को बता दिया भाई ये malware अलर्ट आई है और ये जो सा है सिचुएशन है और हम इस सर्वर को कंटेन करने लगे हैं, ठीक है। और नोटिफाई कर दिया, आपके पास एक अलर्ट आई, यानी आप सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर पे बैठे हुए थे, आपको अलर्ट आई, अलर्ट करके आपने ऑटोमेटेड उसने रिजल्ट करके आपको सामने रिपोर्ट दे दी। आपने वो रिपोर्ट अटैच की विंडोज की मशीन को, सर्वर्स को, और उनमें से वेट किया किसी बंदे का कंफर्म करे डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो, और आपने क्लिक किया, बटन दबाया, तो आपकी वो मशीन क्वारंटीन होगी, ठीक है, कंटेन एंट्री आज, ठीक है। और उसके बाद आपने फोरेंसिक इमेज किया और रेमिडिएशन प्लान, पोस्ट इंसिडेंट्स और ब्ला ब्ला ब्ला। इसी तरह विंडोज पे मेलवेयर अलर्ट आई आपके पास एंड पॉइंट सिस्टम में, एस्केलेट टू द सिक्योरिटी टीम के पास भेज दी, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के पास चलेगी, ठीक है। रेमिडिएट यूजिंग एंड पॉइंट रिकॉन्फ़िगरेशन मे बी। मैनेजर के लिए क्या है? रिकॉर्ड एंड मॉनिटर इंसिडेंट की कितने इंसिडेंट आए, कोलेट इंसिडेंट मेट्रिक एंड रिपोर्ट के आपको बताएगा यार इतने इंसिडेंट आए, इतने इंसिडेंट हमने इतनी देर में रिपोर्ट किए, इतने इंसिडेंट विद इन 5 मिनट्स रिपोर्ट हुए, इतने इंसिडेंट 2 घंटे में रिपोर्ट हुए, टोटल इंसिडेंट की तादाद 1 महीने में 60 थी, ठीक है। और हम हमारे पास फिर यूं का ग्राफ आ जाएगा, मैनेजमेंट लाइक्स ग्राफ्स एंड बार चार्ट्स एंड पाई चार्ट्स, ठीक है। सो ये जो है रन बुक ऑटोमेशन या जिसे प्ले बुक ऑटोमेशन भी कह सकते हैं। कोई ऐसे प्रोसेसेस जो रिपीटेबल हैं प्रोसेसेस, वो हम सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के अंदर ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हम मैंने मेरे ख्याल में आज बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया है, तो खुश रहें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है फील फ्री टू आस्क ऑन अ फेसबुक पेज, लेक्चर के नीचे ही पूछ लें, ठीक है। अगर आप मेरे इस लेक्चर के 7-8 दिनों के अंदर अंदर पूछेंगे तो मैं कवर कर लूँगा, उसके बाद फिर पब्लिक ही बताएगी आपको क्या क्वेश्चन है क्या आंसर है, ठीक है। मगर फील फ्री टू आस्क ऑन फेसबुक पेज और डिस्कशन फॉर्म्स या साइट पे जो पोस्ट सारी होती हैं उन पे मैं देख रहा होता हूँ कभी कभी। तो खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।